अगेन हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी लाइंस के कॉन्सेप्ट की। इमेजिनरी लाइंस, चार्ज की सराउंडिंग में वो रीजन, वो एरिया फाइंड आउट करना जहां पे किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, जहां से हमने बात की कि सोर्स चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगाता है, टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो बाउंड्री, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या किया कि कुछ खास सिमेट्री में एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब जो टेस्ट चार्जेस रख दिए। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये बात पढ़ी हुई है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो एरो आउटवर्ड आ जाएगा। अब केस 2 में अगर आए तो हमने सेंटर में नेगेटिव सोर्स चार्ज रखा है, और क्योंकि टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो इनवर्ड लेके आएंगे। यहां पे भी एरो इनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी एरो इनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी एरो इनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी एरो इनवर्ड आ गया, यहाँ पे भी एरो इनवर्ड आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहां से एक रिजल्ट ड्रॉ किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। लाइक ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, और अगर टर्मिनेट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, वो कहां पे जा रही हो रही है, नेगेटिव पे जाके। अब बेटे इसके अलावा आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आएगी जहां पे फील्ड मौजूद है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इस बात का मतलब ये बनता है बेटा कि वहां पे फील्ड मौजूद नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद थोड़ी ज्यादा है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पे इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटे वो स्ट्रांग होगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वीक है, क्योंकि जहां पे दो चार्जेस के दरमियान फील्ड है उस टाइम होगा फील्ड, लाइक वहां पे जहां पे चार्जेस हैं वहां पे फील्ड है, और जहां पे चार्जेस नहीं होंगे वहां पे फील्ड मौजूद नहीं होगा, या फिर अगर वहां पे चार्जेस की तादाद कम है तो फील्ड भी वहां पे वीक होगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होने से आप फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर लेस होगी तो फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटे, कम। इसी तरह बेटे अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज आ जाए और आपको कहा जाए कि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप ड्रॉ करेंगे इसकी सराउंडिंग में, लेकिन सबसे एरो क्या आ रहा होगा बेटा, आउटवर्ड। और अगर यही नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है मेरा बेटा वो क्या आ रही होती, इनवर्ड आ रही होती। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह अगर एक तरफ आपके पास पॉजिटिव प्लेट मौजूद है, जैसे आप कैपेसिटर का फील्ड ड्रॉ करोगे या दो प्लेट्स लोगे जिनके ऊपर ऑपोजिट नेचर का चार्ज मौजूद होगा, तो उनमें आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे फील्ड इस कर्व शेप में भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे फील्ड को जहां पे पॉजिटिव के सामने बिल्कुल एक खास मीटर में नेगेटिव मौजूद होता है, ऐसे फील्ड को मेरा बेटा हम यूनिफॉर्म फील्ड का नाम भी देते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि दो सेम नेचर के चार्जेस मौजूद हों, सोर्स चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, तो यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव को जब रिपेल करेगा तो दरमियान में एक ऐसी लोकेशन आ जाएगी जहां पे किसी किस्म का फील्ड मौजूद नहीं होगा, कोई लाइन नहीं होगी, तो ऐसी जगह, ऐसी एरिया को हम नाम देंगे मेरा बेटा जीरो फील्ड लोकेशन। सॉरी ये सब्जी वाला आया हुआ है तो ये बेच के ही जाएगा मेरे ख्याल में, जीरो फील्ड लोकेशन। अब अच्छे एक और चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं। क्यों नहीं काटती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इसकी डायरेक्शन कोई और भी होती तो हो सकता था कि वो इंटरसेक्ट करता, काटता, या एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट इस तरह से करते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ
एक क्रॉस कर रही होती, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज ओनली वन डायरेक्शन। नहीं बेटे, टेस्ट चार्ज को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं होगा। जैसे हम कन्वेंशनल करंट में कहते हैं ना कि चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी तरह हम कन्वेंशन सेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि जो टेस्ट चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया बेटे यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक हैं, एक सीरोग्राफी का है और एक इंकजेट प्रिंटर का है। अच्छा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जीरोग्राफी, सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं, जीरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग, खुश्क लिखना। सबसे पहले आपके पास एक एल्यूमिनियम सिलेंडर है जिसके ऊपर कोटिंग की हुई है सेलेनियम की। किसकी कोटिंग की हुई है? सेलेनियम की। अब जो सेलेनियम है मेरा बेटा, वो आपने याद रखना है, एल्यूमिनियम के ऊपर हमने कोटिंग की हुई है सेलेनियम की। और सेलेनियम क्या होता है मेरा बेटा? सेलेनियम आपके पास एक फोटो कंडक्टर है, एक फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जो लाइट की मौजूदगी में, जो लाइट की मौजूदगी में बिहेव करता है एज ए कंडक्टर। जब लाइट उस पर फॉल कर रही होगी तो ये बिहेव कर रहा होगा एज ए कंडक्टर, लेकिन जब लाइट नहीं होगी, डार्कनेस होगी, तो उस वक्त ये बिहेव कर रहा होगा एज इंसुलेटर। मतलब इस पे लाइट पड़ रही है तो ये अलाउ करेगा चार्जेस को फ्लो करेगा, अगर लाइट नहीं बढ़ रही तो ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। हम क्या करते हैं मेरा बेटा, हम इसके ऊपर, सेलेनियम के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, फैला देते हैं पॉजिटिव चार्जेस को। सेलेनियम के ऊपर हमने किसको स्प्रिंकल कर दिया? पॉजिटिव चार्जेस को। ठीक हो गया मेरा बेटे? सबसे पहले हमने एक एल्यूमिनियम सिलेंडर लिया, एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर सेलेनियम की बात की, कोटिंग की। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है जो लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, डार्कनेस में इंसुलेटर। और हम इसके ऊपर एक स्प्रिंकल कर देते हैं जो चार्जेस जो हमारे पास आ जाते हैं मेरा बेटा। कौन से चार्जेस आ जाते हैं? पॉजिटिव। अब देखिए, अब आपके पास एक कंडक्टर था, जैसे एल्यूमिनियम की बात की, एल्यूमिनियम के ऊपर आपने सेलेनियम की बात की। अब सेलेनियम आपके पास एक फोटो कंडक्टर है जो लाइट की मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास बिहेव करता है एज ए कंडक्टर। अब मेरा बेटा, अब आपके पास एक पेज है, आप इस पेज को फोटोकॉपी करना चाहते हैं। अगर आपने पेज को देखा हो तो आपको पेज के दो तरह के हिस्से नजर आते हैं, ब्राइट और डार्क। इस बात का मतलब ये बनता है कि पेज कहीं से आपको चमकता हुआ नजर आता है, मतलब कहीं से आपको टेक्स्ट की फॉर्म में नजर आते हैं और कहीं पे आपको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहे होते, ब्लैंक होता है। तो जो हिस्से डार्क होते हैं, तो डार्क के बारे में आपको बड़े अच्छे से पता है कि डार्क हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, हम लिख सकते हैं डोंट रिफ्लेक्ट लाइट। लेकिन जो ब्राइट हिस्से होते हैं, यहां से आप कहते हैं शाइनिंग सरफेस है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एक पेज की हमने बात की, एक पेज के ऊपर जो डार्क हिस्से हैं वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन जो डार्क हिस्से नहीं होंगे, जो ब्राइट एरियाज होंगे, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मेरा बेटा, मैं लिखता हूं कि मेरे पास यहां पे अली लिखा हुआ है। अब अली पेज का वो हिस्सा है जो कि डार्क है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। पेज का वो हिस्सा जहां पे टेक्स्ट होता है वो डार्क होता है, और डार्क हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट
नहीं हो रही होती। हमने दो हिस्सों में अभी इसको डिवाइड किया है। पहले हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने पेज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम सबसे पहले इसी ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं कि जी हमारे पास एक एल्यूमिनियम सिलेंडर था, इस शेप का बना लेते हैं। इसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है सेलेनियम की, और सेलेनियम के ऊपर हमने स्प्रिंकल किए हुए हैं पूरी सरफेस के ऊपर कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस। अब आपने पेपर को फोटोकॉपी करना है जिसके ऊपर अली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये पेपर रखा जाता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? अली। अब आप गौर से देखिए, हम जब लाइट फॉल करती है पेज के ऊपर जिसको आपने कॉपी करना होता है, तो जो डार्क ब्राइट हिस्से हैं यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। पेज का वो हिस्सा जहां पे अली नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाले पेज के ब्लैंक है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके इस पेज पे आएगी जहां पे सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो सेलेनियम था, और सेलेनियम पे जब लाइट पड़ेगी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पूरे पेज पे डार्कनेस, जहां जहां इसका शेडो आ रहा होगा वहां वहां का हिस्सा लाइट की एब्सेंस में होगा, अंधेरे में होगा, और वहां पे चार्जेस से क्या लिखा जाएगा? अली। ये पॉजिटिव चार्जेस से क्या लिखा रह जाएगा? अली, क्योंकि ऊपर से वो शेडो पड़ रहा है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक हो गया बेटे? अगेन, सेलेनियम है, फोटो कंडक्टर है, तो इस पूरे फोटो कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ यहां पे अगर कोई चीज बचेगी तो बाकी सारा पेज तो न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे चार्जेस। तो सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में क्या लिखा होगा? अली लिखा होगा चार्जेस की मौजूदगी में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम इसी पेज को गुजारते हैं टोनर से, जहां से आप इसको इंक प्रोवाइड करते हो। टोनर के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। क्यों चार्ज नेगेटिव होता है? क्योंकि जो टेक्स्ट है वो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में लिखा होता है। तो टोनर पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो टोनर पॉजिटिव के ऊपर जाके चिपक जाएगा, तो उसको हम रोलर से जो गर्म रोलर्स होते हैं उनमें से गुजारते हैं, हीटेड रोलर, ताकि जो टोनर है वो फिक्स्ड हो जाए, मेल्ट होकर। और फिर उसके बाद आपको जब वो पेज मिलता है मेल्ट होकर, तो वो मेरे बच्चे आपके पास थोड़ा सा गर्म होता है। जब भी आप फोटोकॉपियर पेज को अच्छे से ऑब्जर्व करें, वो पेज थोड़ा सा आपको हॉट मिलता है, गर्म मिलता है, क्योंकि वो टोनर से गुजरता है, और टोनर के बाद वो हीटेड रोलर से गुजरता है, ताकि एक परमानेंट इंप्रेशन डॉक्यूमेंट का आपको पेपर के ऊपर मिल जाए। जी मेरा बेटा, क्लियर हुआ अब? अच्छा, चलिए आगे हम बात करते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास आ जाता है बेटे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज समझने वाली है वो डायग्राम, इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर को अगर गौर से देखें मेरे बच्चे, तो सबसे पहले आपके पास अगर उस डायग्राम को देखो, यहां से आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ अपनी बनी हुई। सबसे पहले हमारे पास मेरे बेटे नोजल होती है, इस शेप में आपको नोजल मिलेगी। लाइक सबसे पहले हमारे पास इंक सप्लाई आ गई। इंक सप्लाई को किया जाता है पंप के थ्रू, पंप, ताकि वो नोजल तक पहुंच सके। आगे नोजल के प्रिंट हेड होता है, जहां से ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं। नोजल ऑफ प्रिंट हेड, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर सेकेंड। उसके बाद मेरे बेटे यहाँ पे हमारे पास होता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड,
जिसको हम कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किन ड्रॉपलेट्स को आपने चार्ज करना है और किन ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करना। इस चार्जिंग कंट्रोल को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है जब आप कमांड देते हैं प्रिंट पेज की। चार्जिंग कंट्रोल, ये इंस्ट्रक्शंस कहां से दी जाती हैं? फ्रॉम कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या होता है? पेपर, जहां से डॉक्यूमेंट्स ने प्रिंट होना होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे गटर। हाँ मेरे बच्चे, हम जब कमांड देते हैं, नोजल से जैसे ही ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट में गुजरने के बाद दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो सारा इंक पेपर की जो है वो कहां पे आ जाएगी? गटर के अंदर। पेपर तक कुछ नहीं जाएगा। अब होता ये, हम जब प्रिंटर से कमांड देते हैं तो वो लफ्ज जहां पे वर्ड ने जाके प्रिंट आउट होना होता है, उनको हम अनचार्ज गुजरने देते हैं। अनचार्ज बिल्कुल डायरेक्टली स्क्रीन पे जाके हिट करते हैं, और जहां पे आपके पास ब्लैंक स्पेस आती है, वहां पे हमारे पास चार्जिंग ड्रॉपलेट्स आते हैं, जो डायरेक्टली कहां पे चले जाते हैं? चार्ज होने के बाद, क्योंकि इस पे भी जो चार्ज आएगा वही चार्ज इसके ऊपर होगा, तो दो सेम चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो सारे ड्रॉपलेट्स कहां पे आ जाएंगे मेरा बेटा? वो सारे ड्रॉपलेट्स आपके पास गटर में आ जाएंगे। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका, इंकजेट प्रिंटर का। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको 1 मिनट में दोबारा ये शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइमर दे रहा है कि 5-7 मिनट तक ये खत्म कर देगा मीटिंग को, तो मैं दोबारा आपको मीटिंग लिंक शेयर करता हूँ। नहीं, मीटिंग लिंक शेयर करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। चलें अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक भी पढ़ते हैं। अच्छा बेटे, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं फ्लो को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे एयर फ्लक्स हवा का फ्लो होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपली अगर बहुत सादा लफ्जों में बात करूं, किसी स्पेसिफिक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area, passing through an area held perpendicular to the electric field। अब इस बात का मतलब क्या बनता है बेटे? एरिया को, किसी भी एरिया को, जैसे कि मैं यहां पे बात करता हूं, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर इसके सामने मैं एक बुक की बात करूं, वो परपेंडिकुलर रखूंगा, तो तीनों लाइनें इसमें से गुजर जाएंगी। तो मैं ये बात कहूंगा कि मेरे पास यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 3 है और मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं इसी बुक को इनके पैरेलल रख दूंगा तो ये सारी लाइनें इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, इसमें से नहीं गुजरेंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। बात समझ में आई? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक हुआ बेटे? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई के साथ। एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये प्रोडक्ट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट एरिया वेक्टर का। बहुत से बच्चे हमेशा यहीं से कंफ्यूज होते हैं कि अब ये क्या है। अब ये तो जो चीज नजर आ रही है सरफेस एरिया है,
इस सरफेस एरिया का बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर लिया जाए, जैसे ये बिल्कुल वर्टिकल था और इसका परपेंडिकुलर लूंगा तो ये, इसे हम एरिया वेक्टर कहेंगे। किसी भी सरफेस एरिया का जब परपेंडिकुलर लोगे तो क्या होगा बेटे, एरिया वेक्टर। इसलिए यहाँ पे डॉट आ रहा है, डॉट को जब ओपन करें तो आता है कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में वैल्यू तब मैक्सिमम आती है जब एंगल क्या होता है, 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, और एरिया वेक्टर में एंगल क्या होना चाहिए, 0। अब खुद देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी और एरिया वेक्टर जो सरफेस का परपेंडिकुलर था वो भी इसी डायरेक्शन में। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। जब एरिया वेक्टर 90 पे होगा ना मेरा बेटा, ये याद रखना आपने, एरिया वेक्टर जब 90 पे होगा तो सरफेस एरिया उस वक्त 0 डिग्री पे होगा। और अगर सरफेस एरिया 90 पे है तो एरिया वेक्टर उस वक्त 0 होगा। लेकिन जब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो आप एरिया वेक्टर की वैल्यू को देख रहे होते हो। जहां पे फ्लक्स मैक्सिमम है तो ये बात क्लियर है कि वहां पे एरिया वेक्टर और ई में एंगल 0 डिग्री है, लेकिन सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस एंगल के लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम भी हो सकता है, फ्लक्स मिनिमम भी हो सकता है, फ्लक्स 0 भी हो सकता है। जैसे कि अगर एंगल 0 डिग्री है तो भाई फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है जो कि ई ए आएगा। और अगर एंगल 90 डिग्री है, 90 का मतलब आपके पास बिल्कुल सरफेस पैरेलल पड़ी हुई है और एरिया वेक्टर जब 90 ड्रॉ करेंगे तो कोई लाइन नहीं गुजर रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई के 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर आपको ये कि एंगल कोई हो 0 से 90 के दरमियान यूं आ जाए, अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे एंगल थीटा है, कि फ्लक्स मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, तो सिंपली आप एंगल देखो कि एंगल 0 से ज्यादा है तो कितना है, 90 से कम है तो कितना है, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ई ए कॉस थीटा। जी बेटे, यहाँ तक क्लियर हो गया। कंसेप्चुअल एमसीक्यूज की पॉसिबिलिटी में तो मेरा बेटे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे पूछा जा सकता है या फिर इसका यूनिट भी पूछा जा सकता है। जी फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, या फिर जो फ्लक्स की डायमेंशन है वो क्या होगी। अगर हम यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इस लिहाज से इसका यूनिट बना न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास न्यूटन पर कूलम डॉट मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर कूलम आगे जाके आप पढ़ोगे ये वोल्ट पर मीटर के इक्विवेलेंट भी होता है। तो इस लिहाज से अगर न्यूटन पर कूलम की जगह पे वोल्ट पर मीटर लिखूंगा तो एक की कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है। तो ये वाला यूनिट भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। डिफरेंट एंगल पे वैल्यू पूछी जा सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अच्छा, सबसे बेस्ट भी ये होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज को आप सिर्फ पास पेपर्स में आने वाले जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें।